महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। आज आवाज़ थोड़ी सी खराब, मौसम की सर्दी का असर, क्या करे भाई। बट कहानी तो लेकर आनी थी, मगर कहानी से पहले थोड़ी सी बात। भाई कार्तिकेय, मैं आपको माफ़ करूं या ना करूं इस बात से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। खैर, फिर भी आपका प्यार है, आप माफ़ी मांग रहे हैं तो मैं पहले ही माफ़ कर चुका हूं, क्योंकि मेरे पास बातों को दिमाग में रखने लायक कोई कारण नहीं है। मैं क्यों आपकी बातों को लेकर बैठा रहूंगा। दूसरी बात, आपका और मेरा रिलेशनशिप इतना है कि मैं एक एंटरटेनर हूं, आप एंटरटेन होने आते हैं, तो कहानी आपको सुनाई दे रही है तो सुनिए। फिर ये बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज लिखना, ये सब क्या है। और पहली बात तो ऐसी हरकत ही क्यों करना जिससे कोई आपसे नाराज हो। फिर लंबी लंबी बातें करना कि चैनल हैक हो गया था, ये वो सो। भाई, जिस चैनल पे एक वीडियो भी ना हो उसको कौन हैक करेगा। और जो आप लिख रहे थे उसकी लैंग्वेज ठीक वैसी ही थी जैसे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस थे। खैर, ये पास्ट की बात है। और सभी से निवेदन कि जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं वो कॉल करें, व्हाट्सएप करें, मगर समय का ध्यान रखो भाई, क्योंकि समय की कमी है। आप मुझसे बात करना चाहते हो 10 मिनट बात करो, बहुत अच्छा लगेगा। आप मुझे कुछ नई जानकारी देना चाहते हो, चैनल के बारे में कोई अनुभव देना चाहते हो, 15 मिनट 20 मिनट बात करो, अच्छा लगेगा। मगर आप अगर चाहते हो कि मैं घंटे भर आपके साथ बकर 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 करूं तो सॉरी, मैं फ़ोन बीच में ही काट दूंगा और भविष्य के लिए आपको ब्लॉक कर दूंगा। दूसरी बात, व्हाट्सएप पे भी अननेसेसरी पर्सनल मैसेजेस मत भेजिए। मैं किसी के साथ ऐसी दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि दोस्ती करने के लिए समय चाहिए होता है और मेरे पास नहीं है। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अफर्मेशन सुनने होते हैं, फिर जॉब में जाना होता है। अभी यूट्यूब से कोई रेवेन्यू तो आ नहीं रहा है, तो भाई जॉब कम करके ही कमाना पड़ेगा, तब तो बाप के पैसे पे खाने वाला इंसान तो मैं हूं नहीं। उसके बाद फिर स्टोरी सोचनी होती है। स्टोरी सोचना भी कोई वड़ा पाव बनाने जैसा है नहीं, बहुत आसान। 5 साल में आज तक एक बंदा बंदी ऐसा नहीं मिले जो मेरे को कोई कंप्लीट स्टोरी लिख के भेजाओ। तो वो चीज़ को आप लोग प्लीज़ समझिए। जो लोग समझ रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और 99% लोग यहाँ ऐसे जो समझते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको बोलना पड़ता है। बोलना खराब लगता है क्योंकि सबके दिल में प्यार है, मगर वो प्यार एक लिमिट में हो तो सही है, क्योंकि जहां ज्यादा गुड़ होता है वहां फिर डायबिटीज हो जाती है। तो भविष्य में ध्यान रखिएगा। आइए आज की स्टोरी चालू करते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो बंद ही रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि जब उन्हें खोलने की कोशिश की जाती है तो कुछ ऐसी ताकतें आ जाती हैं जिनसे आपका जीवन दोज़ख से कम नहीं रहता। दोस्तों, रात का समय है, आप बैठकर कहानी सुन रहे हैं। अचानक आपके पास एक कॉल आता है और कॉल के उस पार से जो भी है वो आपसे ये पूछता है कि सुसाइड करने का सबसे आसान तरीका क्या होगा। तब आप क्या करेंगे? जवाब देंगे? हॉस्टल के रूम में बैठा शांतनु बेहद चिंतित था। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। असल में आज उसके पिताजी की बाईपास सर्जरी थी। उसके शहर से ही हॉस्टल करीब 100 किलोमीटर दूरी पर था। भाई रमेश इस वक्त हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने कहा था रात करीब 2 बजे ऑपरेशन होगा। 3 दिन बाद से ही उसका मिड टर्म एग्जाम होना था। पहला पेपर देने के बाद ही वो अपने शहर लौटेगा, यही सोचा था, क्योंकि बीच में लंबा गैप था। पर टेंशन के मारे रात में नींद भी नहीं आ रही थी। अपना मोबाइल पास में रखकर ही वो अपने बेड पर बैठा था। भाई रमेश किसी भी वक्त कॉल कर सकता है। अचानक फोन की घंटी बज उठी। हेलो, हाँ रमेश,
क्या हुआ? डॉक्टर कब आ रहे हैं? अच्छा, एक बात बताइए तो, आत्महत्या करने के लिए हाथ की नस काटना ज्यादा आसान है या गर्दन की? अचानक से इस प्रश्न को सुनकर चौंक पड़ा था शांतनु। जी, कौन बोल रही है? देखिए, रॉन्ग नंबर है, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल आना है, आप प्लीज फोन रखिए। देखिए प्लीज फोन मत काटिएगा। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बहुत लोगों से बात करने की कोशिश की, मगर कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। आप प्लीज जवाब दीजिए ना। हाँ, क्या सही रहेगा? वैसे मैंने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, पर जानते हैं क्या है? मेरे कमरे के सामने वाली खिड़की को था ना, हमारे नौकर स्टाफ क्वार्टर में रहते हैं। वो लोग देर रात तक ताश खेलते रहते हैं। जैसे ही टेबल गिरने की धड़ाम की आवाज आएगी, वो दौड़कर मुझे बचाने आ जाएंगे और मेरा मरना नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने ये दो तरीके सोचे हैं, पर कौन सा आसान होगा ये नहीं समझ पा रही हूँ। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा एक अर्जेंट कॉल आना है, आप प्लीज लाइन काट दीजिए। आपके पिताजी का ऑपरेशन होने में भी टाइम है, वो करीब सुबह 4:30 बजे होगा। हाँ जी हाँ। क्या आप ये कैसे जानती है? मैं सब कुछ जानती हूँ। आप इस वक्त अपने शहर से दूर हैं। आपके पिताजी के पास आपका छोटा भाई रमेश है। डॉक्टर ने कहा था 2 बजे ऑपरेशन करेंगे, मगर आपके पिताजी की हालत स्टेबल देखकर उन्होंने 4:30 का टाइम दिया सवेरे। आजकल के डॉक्टर भी ना बहुत आलसी हैं, रात में कोई काम ही नहीं करना चाहता है। इसीलिए डॉक्टर साहब इस वक्त लात तान कर सो रहे होंगे। आप क्यों नहीं गए? आपका भाई परेशान हो रहा होगा। आपको भी हॉस्पिटल में रहना चाहिए था इस वक्त, बेचारे को थोड़ी हिम्मत मिलती। खैर, चिंता मत करिए, हाँ, आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। आप तो प्लीज मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप इतना सब कुछ कैसे जानती है? मैं जानती हूँ, और मैं जो भी कहती हूँ ना, वो सच होता है। मान के देखिए। अच्छा, छोड़िए तो ये सब बात, आप प्लीज बताइए ना, कौन सा आसान होगा? पर आप मरना क्यों चाहती हैं? आप में अगर फ्यूचर देखने की कैपेबिलिटी है तो उसका यूज कीजिए, जिंदा रहिए, लोगों की मदद कीजिए। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ भुगता है, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ। एक गलती ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब सिर्फ मौत ही मेरा छुटकारा है। आप मेरे दर्द को नहीं समझेंगे। अगर कभी मौका मिला तो आपको बताऊंगी। मुझे जहां तक लगता है, हाथों की नस काटना आसान रहेगा, तभी तो ज्यादा दर्द नहीं होगा। गर्दन काटने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, है ना? मैं भी यही सोच रही थी। थैंक यू। फोन कट गया। आश्चर्य में पड़ा हुआ था शांतनु। आखिर ऐसे मानसिक रोगियों को फोन कौन दे देता है? तभी फोन बज उठा। कॉल रमेश का था। हेलो रमेश। हाँ दादा, देखना पापा की ना हालत अब स्टेबल है, इसलिए डॉक्टर ने 4:30 बजे के ऑपरेशन का टाइम दिया है। मैं हॉस्पिटल में अकेला हूँ, कुछ संभालना हो तो आ सकता है क्या? हाँ, अभी निकलूंगा तो ट्रेन मिल ही जाएगी, सवेरे तक वहां पहुंच जाऊंगा। मैं आ रहा हूं। मगर आश्चर्य में भरा था शांतनु। आखिर 4:30 बजे का समय, तुरंत ही स्टेशन के लिए निकल पड़ा। इस वक्त रात के 3 बज रहे थे। लड़की से बात करते हुए समय का ध्यान ही नहीं रहा। स्टेशन एक तरह से वीरान सा ही था। पूछताछ काउंटर में जाकर पता किया तो पता चला थोड़ी देर में ही एक ट्रेन आ रही है। वो पास ही के एक बेंच पर बैठ गया। स्टेशन में
सन्नाटा सा ही छाया था। अचानक कुर्सी पर बैठे बैठे उसे कब नींद के झोंके ने घेर लिया, उसे पता ही नहीं चला। और नींद में अचानक उसने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा वो एक घर की छत पर खड़ा है। छत के कोने में एक लड़की बैठी है। चांद की रोशनी में तेज हवा चल रही है और हवा की वजह से लड़की का चेहरा उसके बालों से ढका हुआ है। अचानक लड़की बोल पड़ी, आपकी नस काट कर मरना बहुत आसान है ना? देखो देखो मैं भी नस काटूंगी, ढेर सारा खून गिरने लगेगा। छत से सीधा नीचे धीरे 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 मेरे शरीर से खून गायब हो जाएगा और मैं निढाल होकर यहीं गिर पड़ूंगा। चौंक पड़ा था शांतनु। धीरे धीरे वो लड़की के पास पहुंचा। कौन हो तुम और ये बातें कैसे जानती हो? हवाएं अभी भी बालों से लड़की का चेहरा ढक रही थी। शांतनु को पता नहीं क्यों लगा बालों को हटा के एक बार लड़की का चेहरा जरूर देखना चाहिए। और जैसे ही उसने लड़की के चेहरे से बाल हटाए वो चौंक पड़ा। ये क्या देख रहा है? ये तो कोई इंसानी चेहरा नहीं, न आँख, नाक, न मुंह, सिर्फ एक मांस का टुकड़ा, सपाट सा, भावविहीन। और बोल कैसे रहा था? तभी अचानक ट्रेन की तेज सीटी ने उसके सपने को तोड़ दिया। चौंक कर उठ बैठा हुआ। ओह, सपना था। फिर अंगड़ाई लेकर थोड़ी आलस दूर किया और ट्रेन पर जा बैठा। सुबह करीब 7 बजे वो हॉस्पिटल पहुंच गया था। घर नहीं गया, सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। वैसे भी घर में इस वक्त है कौन? उसके माता पिता ने लव मैरिज की थी। फिर उसका और उसके छोटे भाई का जन्म हुआ। बहुत सुख से बीत रहे थे दिन। एक दिन अचानक मां बेहोश होकर गिर पड़ी। उसने पिताजी को ऑफिस से बुलाया। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला लीवर का कैंसर है। ज्यादा निर्णय नहीं थे मां के पास। कुछ ही दिनों में वो उन सबको छोड़कर चली गई। पिताजी ने फिर दूसरी शादी नहीं की। दोनों बेटों को पालने में ही अपना जीवन लगा दिया। अचानक उन्हें भी हार्ट की प्रॉब्लम दिखाई दी। दोनों भाई पिताजी को लेकर इस वक्त हॉस्पिटल में ही हैं। आश्चर्यजनक तौर पर शांतनु के पिता ठीक हो गए। अब सब कुछ सामान्य सा था। शांतनु वापस अपने हॉस्टल लौट गया था। रात में अक्सर अब उस लड़की का कॉल आता। दोनों देर तक बातें करते। शांतनु को इस बात की संतुष्टि थी कि कम से कम उससे बात करते हुए लड़की ने सुसाइड जैसा जघन्य काम नहीं किया। उस लड़की का नाम जया था। वो शहर के बाहर के एक पॉश कॉलोनी में रहती थी। एक दिन अचानक शांतनु बोला, जया, तुम रात को मुझे कॉल करती हो, मुझसे इतनी सारी बातें करती हो, तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ शांतनु, कोई तो है नहीं ना जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकूं, इसलिए हाँ, तुम मेरे लिए जीने का एक सहारा बन गया हो। अच्छा जया, तुमने कहा था जिंदगी में तुमने कोई भूल की जिसकी वजह से तुम्हें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। क्या है वो? हाँ शांतनु, बताऊंगी। तुम्हें नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? कौन है मेरे पास बात करने के लिए? मैंने जिंदगी में एक ऐसी भूल की है जिससे मौत ही मेरा अंतिम ठिकाना बन गई है। मैं भी ना तुम लोगों की तरह बहुत खुशमिजाज, खुशी रहने वाली लड़की थी। कॉलेज जाती, कॉलेज फ्रेंड के साथ बहुत मस्ती करती और हमेशा चाहती अपने फ्रेंड सर्कल में
टॉप पर रहूं, फ्रेंड्स को इम्प्रेस करना होते भी थे। मेरी ड्रेसिंग सेंस, मेरी ब्यूटी, मेरी पार्लर, सब कुछ सबको प्रभावित करता था, मगर मैं चाहती थी और उनको प्रभावित करना। फिर मैंने सुना तंत्र मंत्र से इंसान भविष्य दृष्टा बन जाता है। कितना अच्छा होता मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जो मैं फ्रेंड्स की गुप्त राज जान जाती, किसके दिल में क्या है, कौन मेरे साथ क्या करना चाहता है, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कहते हैं। फिर तो सारे मुझसे और ज्यादा इंप्रेस हो जाते। मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलने लगी जिनसे ये सब कुछ सीख सकूं। फिर एक दिन मेरी मुलाकात उन लोगों से हुई, वो अपने आप को इल्यूमिनाटी समूह का सदस्य कहते थे, और उन्हीं लोगों ने मुझे बताया जिन्न की साधना करने पर ऐसा हो सकता है। हम लोग पढ़ते भी तो है ना, जिन्न को अगर काबू में कर लिया जाए तो जो हुक्म मेरे अक्का कहकर बहुत कुछ करता है। बस मैंने भी मन में जिद ठान ली कि मैं ये करूंगी, और उन लोगों ने मुझसे कुछ पैसे लिए और मुझे कुछ मंत्र और तरीके बताए। पैसों की मेरे घर में कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ मुझे ठग दिया गया है। उसने मुझसे पैसे ले लिए और कुछ भी नहीं हुआ। वो रात अमावस की रात थी। मैं मनी मन प्रतिज्ञा कर बैठी थी कि अगर आज की रात कुछ नहीं हुआ तो सब कुछ बंद कर दूंगी और मेरी तलाश फिर से शुरू हो जाएगी। और उस रात मैंने पहली बार उस राक्षस को अपने सामने पाया। मैं तुम्हें बता नहीं सकती उस रात मैंने क्या देखा था। मैं तो बेहोश हो गई थी। आँख खुली तो खुद को कमरे पर जमीन पर पड़ा हुआ पाया। पर उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं जब भी जिन को बुलाती वो सर झुकाए मेरे सामने हाजिर होता। मैं उसे जो कुछ भी कहती वो मेरे लिए करता। जो हुक्म मेरे आका सुन सुनकर मैं फूलों नहीं समाती। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सब मुझसे उनकी बहुत सी पर्सनल बातें, गुप्त बातें, जो दोस्त मुझसे दूर शहर में है उसके साथ क्या हो रहा है, सब कुछ मैं उन्हें बताने लगी। वो लोग आश्चर्यचकित होने लगे थे कि मैं ये सब कैसे करती हूँ, और मैं इंप्रेशन डालकर खुश होती थी। मगर एक बात बताऊं, भगवान ने ना इंसान को जितना दिया है उतने में उसे खुश रहना चाहिए। ज्यादा की चाहत कभी कभी मैं अचानक महसूस करने लगी थी जैसे कभी कभी मेरे शरीर पर मेरा नियंत्रण नहीं रहता है। मैं कुछ पलों के लिए उसी दिन की बात बताती हूँ। घर में बैठकर हम चेस खेल रहे थे, मैं और पापा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बाएं हाथ में मेरा नियंत्रण नहीं है, वो अपने आप काम कर रहा है। और अचानक टेबल पर रखे कांच के गिलास को उठाकर मैंने जमीन पर दे मारा। मैं ना कॉलेज में आर्ट्स की पढ़ाई कर रही थी। ड्राइंग, पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा बनाती भी थी। कॉलेज में मेरी जैसा ड्राइंग करने वाला कोई भी नहीं था। उस दिन ड्राइंग की क्लास में हमें एक काम दिया गया। मैं उसे ही कर रही थी, मगर जब काम पूरा हुआ तो वहां बैठा हर एक इंसान बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि जो कुछ मैंने बनाया था वो इंसानी कायनात का नहीं हो सकता था। पर
मैंने इन सबको कभी देखा नहीं था और कैसे मैंने उसे बना दिया ये मुझे खुद नहीं पता था। मुझे समझ में आ रहा था मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और ये गलत होने की हद उस दिन पहुंच गई अपनी चरम सीमा पर। कॉलेज में छोटू था, सबको चाय पिलाने का काम करता था। बेचारा बहुत अच्छा था, मेरे साथ तो बहुत प्यार से पेश आता था, हमेशा दीदी दीदी कहता। उस दिन भी मैं क्लास में बैठकर काम कर रही थी, वो मेरे पास आकर बैठा था। तुम था क्यों कह रही हो? शांतनु पूछ बैठा। पूरा सुनो, समझ जाओगे मैं उसे था क्यों कह रही हूं। उस वक्त क्लास में कोई नहीं था, मैं काम कर रही थी। छोटू पास में बैठे अपनी बातें मुझे सुना रहा था। उसका ये बहुत बहुत पसंदीदा काम था। जो कुछ भी उसके साथ होता वो मेरे पास बैठकर मुझे सुनाता और मैं अपना काम करते हुए ऐसा भान करती कि मैं उसकी बातें सुन रही हूं। अचानक मैंने महसूस किया मेरे दाएं हाथ में हलचल हो रही है। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही अचानक अपने पास रखे धारदार कैंची को उठाकर मैंने छोटू के गर्दन पे घुसा दिया। एक ही पल में निढाल होकर वो जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुरंत ही होश में आ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक पल में ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया और आगे मेरे साथ क्या होगा। तभी जैसे मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी और मैं अपना सारा सामान समेटकर वहां से निकल आई। आश्चर्यजनक तौर पर मुझे यहां से निकलते किसी ने देखा नहीं। पुलिस आई, तफ्तीश हुई और छोटू की मर्डर मिस्ट्री एक मिस्ट्री बनकर रह गई। आश्चर्यजनक तौर पर मैं इससे बाहर निकल आई। मुझे समझ में आ रहा था ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैंने अनजाने में ही जिन्नों की एक प्रजाति इफरीत को जगा दिया था और इफरीत की सबसे बुरी जाति होती है खवीस, जो इंसानी खून के भूखे होते हैं। वो तुम्हारे लिए काम जरूर करते हैं मगर उसके बदले में तुमसे इंसानी खून और मांस मांगते हैं। अनजाने में ही मैं उसके चंगुल में फंस चुकी थी। मैंने मंत्र पढ़कर उसे बुलाया, वो हाजिर हुआ। मैंने उससे कहा, ये सब क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? हट, मुझे नहीं चाहिए ये सब। चले जाओ मेरे पास से। मैं तुम्हारी आका होने के नाते आदेश देती हूं, जाओ यहां से। मैं तो जा नहीं सकता। एक बार अगर मैं किसी के पास आ गया तो फिर उम्र उसके साथ ही रहता हूँ। क्या नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब तुम्हें मुझे बुलाने से पहले सोचना था। अपना पहला आदेश देने से पहले सोचना था। अब कुछ नहीं किया जा सकता। अब मैं तुम्हारे आदेश का गुलाम हूँ और तुम मेरी गुलाम हो। नहीं मुझे ये सबसे छुटकारा चाहिए। मुझे ये सब नहीं चाहिए मुझे। छुटकारा सिर्फ एक तरह से हो सकता है, तुम्हारी मौत। और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैं ये तो समझ चुकी थी कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो बहुत बुरा है, पर
उससे भी कुछ बुरा हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। धीरे धीरे मैं जैसे अपने आप में सिमटने लगी। कहीं आने जाने में मुझे डर लगने लगा, दोस्तों से दूर रहने लगी। क्या पता कौन मेरा शिकार बन अपनी जान गंवा बैठे। अकेले में रहकर जैसे भी हूं मैं उसे उसकी खून की प्यास पूरी करने से रोक सकती थी। मैं मानसिक रोगी सी होने लगी। मेरे माता पिता बेहद परेशान थे। कई डॉक्टरों को, पीरों को दिखाया गया, मगर कोई कुछ नहीं कर पाया। मंदिरों, मस्जिदों, चर्च कहां नहीं लेकर गए मुझे, मगर किसी के बस की बात नहीं थी ये। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी। माँ खाना लेकर आई। अब मैं अपने कमरे में ही खाना खाने लगी थी। खाना खाते हुए माँ भीगी आंखों से मुझे देख रही थी। खाना खत्म करके मैंने माँ से कहा, माँ रुको ना। क्या हुआ बेटी? माँ मेरे साथ छत पर चलोगी? थोड़ी ताजी हवा लूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, हाँ चलना। कितने दिन बाद तू घर से बाहर निकलने की बात कर रही है। चल चल छत पर चलते हैं। माँ बेटी खूब बातें करेंगे। चल चल। मैं माँ के साथ छत पर चली गई। छत पर अंधेरा था, चांद की रोशनी फैली हुई थी। पिताजी ऑफिस के टूर से बाहर गए थे। घर के नौकर सभी अपने कामों में व्यस्त थे। माँ के साथ मैं छत पर टहल रही थी। अचानक मैंने महसूस किया जैसे मेरे पूरे शरीर से मेरा नियंत्रण चला जा रहा है। और जब होश आया तो पता चला छत पर कपड़े उठाने जाकर माँ अनबैलेंस होकर नीचे गिर पड़ी थी और उनकी मौत हो गई। हाँ, जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे पर अपने बेड पर लेटी थी। मुझे इस बात में कोई गुरेज नहीं कि माँ को शायद छत से धक्का मैंने ही मारा था। मैं किस ट्रॉमा में, किस दुख में चली गई थी तुम्हें क्या बताऊं। मेरी प्यारी माँ, उसे मैंने फिर अचानक मैंने एक चीज ध्यान दी। मेरा शरीर अक्सर मेरे कंट्रोल में नहीं रहता था। अक्सर ऐसा लगता था जैसे मैं शरीर में हूं मगर नहीं हूं। फिर मेरे शरीर और सिर में बहुत दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया मगर कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती ये तकलीफ कैसी और कितनी भयंकर थी। फिर अचानक मैंने एक दिन एक बात देखी। दिन भर में एक वक्त ऐसा होता था जब वो ताकत मुझ पर काबिज नहीं हो पाती थी। मेरा शरीर बहुत हल्का, अच्छा महसूस होता था। दर्द वगैरह सब कुछ गायब हो जाता था। और ये होता था फजर की नमाज के समय। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर एक मस्जिद थी। जैसे ही वहां से फजर की नमाज की अजान आती, मैं अच्छा फील करने लगती। और जब तक वो नमाज चलती तब तक मैं अच्छा फील करती। मुझे समझ में आ गया उन कुछ मिनटों के दौरान उसकी ताकत खत्म हो जाती है और मैं अपने शरीर पर पूरे कब्जे में रहती हूं। मैं अगले दिन के नमाज का इंतजार करने लगी और जैसे ही नमाज शुरू हुई मैं भागी उस मस्जिद की तरफ। मस्जिद के पास ही एक पीर रहते थे, बहुत पहुंचे हुए। मैंने रोते रोते जब उन्हें सब कुछ बताया
तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटी तू बहुत गलत हाथों में पड़ गई है, तो ये सब पहले तो करना नहीं चाहिए था, और उस कबीज ने सच कहा है, तो अपने आप को हलाक कर ले। हाँ, अल्लाह की राह में ये पाप है। किसी इंसान को ये हक नहीं कि वो खुद को मारे, पर तेरी हालत देखकर मैं ऐसा कह रहा हूं। मैं अल्लाह से तेरी माफी के लिए दुआ करूंगा, पर उससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक और एक ही तरीका है, तेरी मौत। और इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। शांतनु, मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, मौत। हाँ शांतनु, आज मेरा दिल बहुत हल्का लग रहा है। आज मैंने तुम्हें अपने सारे राज बता दिए। आज की रात मैं उसके चंगुल से छूट कर रहूंगी। हाँ शांतनु, आज की बात तुमसे कोई बात नहीं हो पाएगी। आई एम सॉरी, पर ये तकलीफ उस मौत की तकलीफ से बहुत ज्यादा है। मौत मुझे बहुत सारी खुशियां देगी शांतनु। मैं मरना चाहती हूँ शांतनु, मैं मरना चाहती हूँ। हाँ शांतनु, बाय। थैंक यू मेरे साथ इतना समय देने के लिए। उसके बाद फोन कट गया। फिर शांतनु ने कई बार कोशिश की, मगर हर बार नंबर डज नॉट एग्जिट से आता रहा। लड़की में कुछ तो बात थी जो शांतनु से अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। बहुत खोजबीन करने के बाद अंततः एक दिन उसने जया के घर का पता लगा ही लिया। दिसंबर महीने की उस शाम शांतनु खुद को रोक न सका। वो किसी भी हाल में जया से एक बार मिलना चाहता था। शायद कोई पुजारी, तांत्रिक, पीर, फकीर कोई तो होगा जिसे उस लड़की को इस नरक यातना से मुक्ति दिलाई जा सके। अलबत्ता अभी तक वो जिंदा हो, पर कम से कम पता तो चले कि वो जिंदा है भी या नहीं। हर साल दिसंबर महीने में कुछ समय बारिश होती है और फिर ठंड जमकर पड़ती है। आज भी ऐसा ही एक दिन था। सवेरे से आसमान में बादल छाए थे, मगर बारिश नहीं हुई थी। आज कॉलेज की छुट्टी थी, कल भी छुट्टी रहेगी। शांतनु खुद को रोक न सका। टैक्सी पकड़कर गंतव्य की ओर बढ़ चला। एक पॉश कॉलोनी के अंदर एक घर के सामने जाकर रुका। गूगल मैप एड्रेस से ही बता रहा था। दरवाजा खटखटाने पर एक बूढ़ा सा व्यक्ति बाहर आया। कौन चाहिए आपको? जया चौधरी जी का घर यही है? हाँ, घर तो यही है, मगर आप कौन? जी मैं उनका एक पुराना फ्रेंड हूं। फ्रेंड? दीदी मनी का कोई फ्रेंड आजकल नहीं आता। तुम कौन हो भाई? जी मैं बहुत साल पहले उनके साथ था। कौन है हारू? अंदर से एक और आवाज आई। बाबू, दीदी मनी का कोई दोस्त आए हैं। अंदर ले आओ। जी आइए। अंदर एक इसी चेयर पर एक 70-75 वर्ष का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। शांतनु को देखते ही बोला, कौन हो बेटा? जया को कैसे जानते हो? अंकल, झूठ नहीं कहूंगा, पिछले कुछ दिनों से मेरी उससे लगातार बात होती है।
उसने एक दिन अचानक मुझे फोन लगाया था। उसके बाद से हालांकि जिन्न वगैरह वाली बात को छुपाकर कुछ एक बात उसने उस आदमी से कह दी। सुनकर वो इजी चेयर से उठ बैठा। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की। बारिश आएगी लगता है। ऑफ, तुम जरा गलत समय पर घर से निकल गए। खैर कोई बात नहीं, बैठो। तभी बिजली गुल हो गई। अरे हारू, लालटेन ला भाई। यहां यही है, थोड़ी सी हवा पानी हुई बिजली गुल, लोड शेडिंग। ये सरकार भी ना। अच्छा, तुम कह रहे थे पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी जया से बातचीत हो रही थी। जी। मजाक तो नहीं कर रहे हो? मैं आपसे क्यों मजाक करूंगा? तुम सच कह रहे हो ना? सर, मैं सच ही कह रहा हूं। हारू, एक और लालटेन ला तो। बूढ़ा एक और लालटेन लेकर आया। आओ बेटा आओ। ऊपर सीढ़ियां गई थी। वो व्यक्ति लालटेन हाथ में लिए सामने सामने चलने लगा। शांतनु उसके पीछे पीछे था। अचानक एक कमरे के सामने जाकर वो रुका। कमरे में ताला लगा हुआ था। फूल सी थी मेरी बच्ची, पता नहीं क्या हुआ, धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। जिस समय मेरी पत्नी को मेरे कांधे से कांधा मिला के हमारी बेटी को ठीक कराना चाहिए था, वो इस तकलीफ को न सहकर आत्महत्या कर बैठी। जया भी बार बार आत्महत्या की बात करती थी, पर अब एकदम आओ आओ। चौंक पड़ा था शांतनु। अब एकदम क्या? कमरे में सन्नाटा फैला हुआ था। तेज हवाओं के बीच एक लड़की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे पर उड़े जा रहे थे। अब एकदम शांत हो गई है, जैसे जिंदा ही ना हो। पता नहीं क्या है, किसी से बात नहीं करती। तुमसे कैसे बात कर लिया मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। चौंक पड़ा शांतनु। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में उसने देखा सामने सेंटर टेबल पर एक पुराना सा मोबाइल पड़ा था। मोबाइल तो उसके पास है, पर कई साल पहले खराब हो चुका है। इससे वो कॉल कैसे करेगी? उसने मोबाइल उठाकर मेरे हाथों रख दिया। मैं भी मोबाइल को देखकर आश्चर्यचकित था। ये क्या देख रहा हूं मैं? पर पिछले कुछ समय से तो क्या मैं एक बार जयता से मिल सकता हूं? हाँ बेटा जाओ। शांतनु धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ चला। जया, मैं शांतनु। सुनकर अच्छा लगा तुमने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। अरे ये क्या है? मैं तुमसे मिलने इतनी दूर से आया हूं और तुम कहते हुए उसने लड़की के कांधे पर हाथ रख दिया। अगले ही पल लड़की ने पलटकर उसकी तरफ देखा। अपने चेहरे पर उड़ते हुए बालों को कुछ पलों के लिए उसने अपने हाथों से थाम लिया। आसमान में चमकी एक बिजली की रोशनी में शांतनु ने सामने जो कुछ भी देखा उससे एक पल को उसके दिल की धड़कन रुकने को हो गई थी। ये क्या देखा उसने? किसी इंसान का चेहरा?
आंखें आंखें जैसे लाल कोयले जैसी जलती हुई। और नहीं, ये नहीं हो सकता। ये लड़की उससे बात कर ही नहीं सकती। बाहर बारिश का दौर थम चुका था। तेज कदमों से शांतनु घर से बाहर निकल पड़ा। टैक्सी में बैठे बैठे वो यही सोचता रहा, आखिर जो कुछ उसने देखा था वो क्या था। कैसे कैसे कोई एक पुराने खराब फोन से उससे बातें कर सकता है, और कैसे किसी इंसान का चेहरा ऐसा हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो जयिता के शरीर में है वो जयिता नहीं है, अपितु और शायद अशरीरी जया नहीं, उससे ध्वनि तरंगों के माध्यम से बातें की थी, अपना दिल हल्का करने के लिए। अचानक शांतनु के दिमाग में कुछ लाइनें कौन गई। इस दुनिया में बहुत से ऐसे दरवाजे हैं जिनके बंद रहना ही सही है, क्योंकि अगर अनजाने में से कोई खोल दे तो कुछ ऐसी ताकतें उसके जीवन में आ जाती हैं जिससे उसका जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। साथ ही शांतनु मनी मन ये सोच रहा था, क्या दोबारा फिर कभी जया का कॉल आएगा, कॉल आएगा, कॉल आएगा, कॉल आएगा, कॉल आएगा।